बात 25 में आपका स्वागत है। और बहुत दिनों से राजधानी जयपुर में कला संस्कृति से जुड़े हुए लोग, कलाकार न और सरकारी जो संस्थाएँ हैं, जो सरकार के अनुदान से चलने वाली सरकार द्वारा संचालित संस्थाएँ हैं, रविंद्र मंच है, जवाहर कला केंद्र है, संदीप नाटक अकादमी है और दूसरी संस्थाएँ हैं। उन सब की जो कार्यप्रणाली है, जो दोषपूर्ण कार्यप्रणाली है, जिसके अंदर कोई योजना नहीं है, तो और उसका फिर दोबारा कलाकार उसमें रोष में है, तो उन्होंने ज्ञापन जारी किया है और 26 अगस्त से कोई क्रमिक अनशन की भी तैयारी की बातचीत हो रही है। तो इन सभी बातचीत के लिए और इससे संबंधित बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं माननीय श्री अशोक आत्रे साहब, जो कि जाने-माने पत्रकार, पेंटर, चिंतक हैं। तो भाई साहब प्रणाम, आपका स्वागत है बात 25 में। तो पिछली बार आप पधारे थे रविंद्र मंच पे, जो एक बार प्रदर्शन हुआ था, उसकी हालत भी आपने तो उसको आरंभ की स्थिति से देखा हुआ है और उसके बारे में बहुत सारी बातें भी आपने बताई हैं कि किस तरह से एक गैंडा रहता था और उस जगह रविंद्र मंच बन गया, तो ये तो एक इतिहास हो गया। लेकिन बहुत सारे गैंडे हमारे तंत्र में भी बैठे हुए हैं, जो गैंडे कुछ भी होता रहे उनको फर्क ही नहीं पड़ता। मतलब कि ये जवाहर कला केंद्र की बात ले लीजिए आप, इसको 33-34 साल हो चुके हैं। आज तक इसने मतलब एक बार इनके यहाँ जो गवर्निंग काउंसिल थी, वो गवर्निंग काउंसिल को एक बार बनाया गया था। उसमें दुनिया भर के लोग ले लिए गए थे, लेकिन उनको ना तो कोई मीटिंग हुई, ना उन्होंने कोई कार्यक्रम किया। तो एक गवर्निंग काउंसिल की आज भी बिना गवर्निंग काउंसिल को चल रही है। उसके लिए कलाकार लोग, कई बार मुझे भी साथ में युवाओं के जाने का मौका मिला। सेक्रेटरी लेवल के लोगों से भी बताया गया है। 1.5 साल 2 साल हो चुका है। लेकिन मैं रविंद्र मंच और कला संस्कृति ब्यूरोक्रेट के लिए एक बहुत ही छोटी जगह है। एक बार कला संस्कृति मंत्री से मतलब सचिव से हम मिलने गए भाई साहब, तो 3 से 4 बजे का समय है कि आप मिल सकते हैं। तो हम लोग 2:45 बजे पहुंच गए और आप ये समझिए कि पीडब्ल्यूडी की मीटिंग पे मीटिंग चलती जा रही थी। एक अफसरों का एक दल निकलता था, दूसरा घुस जाता था। तो कुछ दिनों बाद हमने उनके सेक्रेटरी को बोला कि भाई ये कब तक चलेगा, हमको तो 5 मिनट की बात करनी है। कहते हैं साहब को बता दिया है। तो साहब तो बता दिया है, तो अब साहब की नजर आप पढ़िए, उनकी कृपा हुई 9:15 बजे। भाई साहब रात को 9:15 बजे कृपा दृष्टि पड़ी कला संस्कृति सचिव महोदय की। फिर उन्होंने ये कहा भी, अरे आप लोग आए हुए थे लेकिन मेरी मीटिंग चल रही थी। अब हम उनसे उलझना नहीं चाहते थे, हमको अपनी बात कहनी थी, तो हमने कहा जी ये चल रहा है। तो फिर उन्होंने उसको मोटा-मोटा समझा और फिर जो वो कहा, लेकिन वो जो भी कुछ कहा फिर उनका भी तबादला हो गया। मतलब एक तो कंटिन्यूटी तो है ही नहीं ना ब्यूरोक्रेसी में। भाई कंटिन्यूटी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी कला संस्कृति इसकी किसको पढ़ाओ, किसी को। जब वहां पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और लगे होते हैं तो उनकी सुबह शाम तक खातिर होती है, मतलब हर तरह की खातिर होती है, आप जानते हैं। यहाँ पे आप और हम इनको जो है वो कुछ ज्ञान देने पहुंच जाते हैं, क्योंकि हम परेशान लोग हैं। तो इस पे आपका तो बहुत लंबा अनुभव है, ये बताएं भाई साहब। और रविंद्र मंच की दुर्दशा और जवाहर कला केंद्र की, तो यहाँ पे तो कई तरह के भ्रष्टाचार हैं जो साबित भी हो चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये 2-3 बातें पहले स्पष्ट कर लें। सबसे पहली बात तो है कि भारतीय स्तर पर यानी केंद्रीय सरकार से लेकर के राज्य सरकार तक की जितने भी बजट पास होते हैं, संस्कृति साहित्य कला को लेकर के, एजुकेशन के अंतर्गत ये सब कुछ आता है। तो मेरे ख्याल वेस्ट बजट इज एलोकेटेड फॉर कल्चर एंड आर्ट एंड अदर थिंग्स। टोटल जो अपना बजट है उसमें एलोकेशन लोएस्ट 2%, 3%, 4% शायद आसपास बढ़ गया होगा। किंतु जहां तक मेरी जानकारी है, मैं 20 साल पुराना 40 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, 2% से अधिक बजट सैंक्शन नहीं होता था। दूसरी बात यह है कि इसमें जिन लोगों को भी रखा जाता था, या तो वो रिटायर्ड लोग होते थे जो कि मेंटली रिटायर हो जाते थे सर्विसेज से, या उनको किसी वजह से कृपा पात्र बना करके उनको पोस्टिंग दी जाती थी, अधिकृत तरीके से नियुक्त किया जाता था। राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ मोहनलाल सुखाड़िया, बृजेंद्र शर्मा, और वहां से लेकर के आज तक का जो जवाहर कला केंद्र का स्ट्रक्चर है या रविंद्र मंच का जो ढांचा है,
या उसके पहले जो अलग अलग जगहों पर जब ये संस्थाएं चलती थी, चाहे सिटी पैलेस में चलती हो या कहीं वो किशनपोल बाजार में चलती हो या और कहीं चलती हो, तो इन संस्थाओं की कोई प्रायोरिटी नहीं थी और लगभग इनको मर्सी समझ करके थोड़ा बहुत ये चुग्गा दे दिया जाता था ताकि इनका गुजारा चल जाए। इस बीच में इसके बावजूद हमारे यहाँ संस्कृति कला का विकास हुआ और इसका विशेष कारण टूरिज्म है। टूरिज्म को चूंकि सपोर्ट में कला की जरूरत पड़ी, संस्कृति की जरूरत पड़ी, साहित्यकारों की इतनी जरूरत नहीं पड़ी टूरिज्म को, कि साहित्यकार तो दिल्ली से ड्राफ्टिंग करवा करके मंगवा लेते थे सब चीजें, और फोटोग्राफर भी दिल्ली से, हालांकि यहाँ बहुत अच्छे फोटोग्राफर थे, उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट भी किया है। टूरिज्म ने बहुत मदद की कि यहाँ की कला संस्कृति, लोक संस्कृति को, लोक कलाओं को विकसित किया जाए, और इसका सपोर्ट रहा। इसके बावजूद जब भी कोई समस्या आई और जब भी कलाकारों ने अपनी बात को कहने के लिए सरकार की तरफ देखा या संवाद के लिए उनसे बातचीत करने की कोशिश की, तो लगभग ठंडा, एक कहना चाहिए प्रतिक्रिया उनकी ठंडी रही, और हर बार हर चीज को, हर प्रस्ताव, हर मांग को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। हाल ही में जो आप देख रहे हैं कि रविंद्र मंच का जो हाल आपने देखा, सबसे पुरानी, सबसे वेल ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूट है, और भारत के दूसरे रविंद्र मंचों की तरह इस रविंद्र मंच का भी विकास हुआ। जैसे दिल्ली में, बॉम्बे में, कोलकाता में अलग अलग जगह रविंद्र मंच बने, भारत में ही बना, और एक बड़ा अच्छा मॉडल रविंद्र मंच यहाँ विकसित हुआ, जिसकी हमको सबको गर्व है। किंतु उसके बाद रविंद्र मंच की जो बिल्डिंग की जो हालत हुई, जो आज स्थिति देख रहे हैं सब लोग, वो लगभग कंकाल की स्थिति में आ चुका है, और उसको अब कोई दाढ़ी दौड़ी नहीं है। इसके पीछे का जो एक बहिर्गमन वाला जो बड़ा सेंटर था, जहाँ ओपन एयर थिएटर था, वो भी लगभग डेड हो चुका है। और जो कुछ भी जीवित है या जो कुछ एक्टिविटीज के लिए खुला हुआ है, जैसे जवाहर कला केंद्र, ये एक्टिविटी शून्य है। इनके पास बजट नहीं है, इनके पास स्ट्रक्चर नहीं है, इनके पास प्रोग्राम्स नहीं है। कुल मिलाकर के कल्चर इज डिकेइंग डे बाय डे, एंड एवरीथिंग इज वेरी। सबसे जवाहर कला केंद्र के पास पिछले साल भाई साहब 15 करोड़ का बजट था, और पिछली बार में जो एजुकेशन हुआ है उसका सहारा लेके, मतलब वो जो एजुकेशन या बातचीत सरकार के बाबुओं से सरकारी स्तर पे की, तो उसका सभी लोगों का था उसमें बेहतरी हो, तो उन्होंने ये मान लिया कि ये तो पैसा खर्च हो नहीं रहा है, तो 6.5 करोड़ रुपए उसमें कम कर दिए जवाहर कला केंद्र का कंपैरेटिव। और जहां तक आपने परसेंटेज की बात की, 4 या 5% का बजट तो उन्नत देशों में होता है भाई साहब, हमारे यहाँ 1% से कम, हमारे यहाँ 1% से कम है। अभी मैंने पूछा, जांच किया, तो भारत में 1% से कम है। तो 4-5% तो इंग्लैंड में, अमेरिका में वहां होता है, और जहाँ पे क्योंकि वो एक अलग सिस्टम है, कमर्शलाइजेशन आर्ट का इतना है, और उसमें इतने सारे कलर हैं कि वो एक अलग तरह से व्यापारिक उससे भी चलते हैं। थिएटर की कंपनियां वहां पे आप देखिए कि कब से कब कितने कितने चल रही हैं विदेशों में। हमारे यहाँ तो ठीक है, बंगाल में चलती है, महाराष्ट्र में चलती है, गुजरात में, साउथ में भी कुछ जगह चलती हैं, लेकिन नॉर्थ में तो इस तरह की तो है नहीं, ये तो सरकार की ग्रांट है। मैंने टूरिज्म को इसीलिए इसके साथ सप्लीमेंट कर दिया ताकि मालूम पड़ जाए कि कहीं कोई कंपेंसेशन का एक रास्ता है। नहीं, टूरिज्म का बजट अलग है, और क्या नहीं, वो फिर वो बात दूसरी तरफ, मतलब टूरिज्म का बजट अलग है, तो यहाँ के बाबू लोग सोचते हैं कि जब विदेशी लोग, पर्यटक आए, तो उनके सामने नाचने गाने के लिए इन लोगों का काम है, बाकी कोई काम नहीं, उनको समझ ही नहीं। वही बात है, उसी लिए बजट है, नाचने गाने के लिए। आप ये देख, अगर हम वहाँ चुप वहाँ, अब मतलब मैं तो एक बात ये कह रहा हूँ कि ये सभी कुछ गलत, लेकिन ये ब्यूरोक्रेसी का जो तरीका है कि यथास्थितिवाद को बनाए रखना, क्योंकि अगर वो किसी बात को मानेंगे तो ये सामने आएगा कि उनकी कोई कमजोरी है, तो वो यथास्थितिवाद को बनाए रहते हैं। आप रिप्रेजेंटेशन, मतलब आप देखिए, कल्चरल सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखिए, उत्तर ही नहीं आएगा। आप कल्चरल मिनिस्टर को या किसी भी मिनिस्टर को चिट्ठी लिखते हैं, अनटिल अनलेस देयर इज सम कनेक्शन, वो आपके पास उत्तर ही नहीं, मतलब ये निरुत्तर है, इनके पास जवाब नहीं आता है। मतलब मैंने खुद भी पत्र लिखे हैं ये देखने के लिए, फिर कोई आरटीआई भी लगाई करेगी कि आपके पास कोई पत्र आता है, तो उस पत्र के उत्तर देने की प्रक्रिया कौन है, कौन तय करता है कि उत्तर देना है या नहीं देना है। मतलब आदमी, आप आज तो ये हो गया ना कि आप इंटरनेट से आराम से बैठे भेज रहे हैं,
क्योंकि अंबानी साहब के कारण इंटरनेट इतना सुगम हो गया। भाई ये बात भी तो कहनी पड़ेगी ना, सुबह शाम अडानी अंबानी को गाली पड़ती है तो हमें ये भी मानना पड़ेगा। और हमारे देश के पत्रकार लोग तो यही काम करते हैं कि चाहे समस्या कोई भी हो वो प्राइवेट सेक्टर पर डाल देते हैं। तो भाई साहब इसके अंदर जो ये उपेक्षा की दृष्टि है जो कि कहीं स्कूल में भी नजर आएगी, आर्ट कल्चर में नजर आएगी, तो इस पे आप क्या कहते हैं? 1.5 साल से हो रहा है, आप और हम देख रहे हैं, आप खुद उसमें भी शामिल हुए, आपने अपनी एक पूरी बात बताई, फिर हम वहीं पे पहुंच गए हैं कि अब लिखना पड़ रहा है मुख्यमंत्री जी को कि भाई आप इसका कोई समस्या, नहीं तो क्रमिक आंदोलन शुरू किया जाएगा। मैं तो खुद उस आंदोलन में, जब हम रविंद्र मंच से एक पूरा का पूरा दल लेकर के जवाहर कला केंद्र में आए थे, उस समय आप भी शामिल थे और आपने ज्ञापन भी किया। और उसका जो आज इतने साल 6 महीने 8 महीने बाद जो रिप्लाई आया है और अब कुछ हो रहा है, तो ये सारी चीजें प्रक्रिया हो नहीं रहा, नहीं हो नहीं रहा भाई साहब। दोबारा याद दिलाना पड़ रहा है कि हम अब क्रमिक आंदोलन शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार के सारे तंत्र बिल्कुल सुषुप्त अवस्था में पड़े हुए हैं, उनको कोई पड़ी ही नहीं है कि यहाँ पे इतने ज्ञापन है, आप उनको पिछली बार उनके फर्क ही नहीं पड़ता। पिछली बार भी कहा था कि टॉप प्रायोरिटी का जो ऑपरेशन सिंदूर का जो प्रोजेक्ट था, उसके लिए मैंने 3 जगहों पर मैंने अपनी प्रदर्शनियां की, अपनी पेंटिंग रखी। यहाँ भी मैंने कोशिश की कि मैं यहाँ इसका प्रदर्शित करूं। 2 साल 3 साल की अवधि में न तो उनकी तरफ से कोई जवाब आया, न मौखिक, न टेलीफोन से, न कोई किसी प्रकार का आंसर आया। तो रियलिटी है, जो टॉप प्रायोरिटी की जो प्रोग्राम्स हैं, जिनको सरकार सीरियसली जिनके साथ जुड़ी हुई है, तो भाई साहब आप बता रहे हैं कि जैसे आपने ऑपरेशन सिंदूर पे तो कहीं बाहर भी, बेंगलोर में कहाँ पे आपने इस तरह की काम किया? मैंने भोपाल में काम किया, मैंने जयपुर में भी एक इनिशियल कोशिश की ब्लू को लेकर के, किंतु सरकारी स्तर पर लगभग नेग्लिजिबल। देयर इज नो रिस्पांस एट ऑल, दे आर नॉट एट ऑल वरीड अबाउट एनीथिंग। टॉप लेवल की नीतिगत जो कार्यक्रम है, जो केंद्र सरकार द्वारा जो मोस्ट टॉप प्रायोरिटी कार्यक्रम है, इनके प्रति भी नेग्लिजेंस है, तो बाकी प्रोग्राम्स के बारे में तो सोचा ही नहीं सकता। बाकी भाई साहब अब हम भी आपसे तो 10-12 साल बाद काम शुरू किया है, तो एक बार ये हुआ कि कोई अफसर साहिबान थी, तो उन्होंने पूछा कि भाई आप लोगों को परिचय दीजिए। तो मैंने कहा कि आपको परिचय ये तो नहीं दे पाएंगे क्योंकि इनको भी मालूम नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मैं अपना परिचय नहीं दे रहा, मैं 3-4 जो 5 हमारे साथ लोग हैं उनका परिचय दे देता हूँ कि इस जवाहर कला केंद्र की जब नींव खुदी थी तब हमने खुदते हुए देखा है, हमने बिल्डिंग खड़े होते हुए देखी है, और उसकी प्राण प्रतिष्ठा आज तक नहीं हुई है। आप लोग कुछ काम नहीं कर रहे हैं। अब आप बताइए कि आपको ये परिचय ठीक लगा क्या? मतलब आप मिलते, तो जब हम लोगों के बारे में बोलते हैं तो आपके बारे में कैसे जानेंगे, बताइए? नहीं जानते, बिल्कुल नहीं जानते। दैट्स रियलिटी। तो कुल मिलाकर राम नाम सत्य वाला स्थिति है अभी तो फिलहाल। कल्चर इज देयर एंड एग्रीकल्चर में कन्वर्ट हो चुकी कल्चर, और उसके बाद अब राम नाम सत्य बचा है, क्योंकि राम जी के नाम से जो हो जाए वो सही है। तो यही परिस्थिति है भाई साहब कि अब दोबारा कला संस्कृति क्षेत्र के अंदर इस तरह की आवश्यकता पड़ गई है कि पिछले इतने समय से जो भी कुछ भागदौड़ रही है, मिलना जुलाना, मतलब उसका कोई वैल्यू नहीं। लेकिन ये बात है कि अब वो अच्छा नहीं लगता है बोलना कि भाई जब तक आप सड़क पे कोई ऊधम ना करें आपकी बात मानी नहीं जाएगी। तो ये भी तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि वो किसी बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। वो जानते हैं कि आपके साथ में भीड़ की ताकत कितनी है, क्या इसको ऐसे नहीं समझा जाता? और जिन लोगों के पास में भीड़ की ताकत की करने की क्षमता है वो ऊधम करते हैं, वो उनका ऊधम चल जाता है। तो वास्तविकता तो ये होती है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि ये जो कला संस्कृति क्षेत्र में जो फिर दोबारा से शुरुआत हुई है, तो उसका देखते हैं कि उसका क्या होगा। उसमें आपका भी मार्गदर्शन और सहयोग हम जानते हैं कि हमेशा साथ रहेगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू। तो कला संस्कृति में के विभागों में जो बिल्कुल सुप्त अवस्था है, कई समय से लंबी 2 साल से बहुत सारी जो लंबी चलती हुई समस्याएं उनको सामने लाने का प्रयास किया गया है, लेकिन सरकारी तंत्र वो
इस पे कोई रिएक्ट नहीं करता है। उसमें बहुत ज़्यादा स्थायित्व है, बहुत ज़्यादा मोटा वो है, उसकी उसकी शक्ति बहुत है, उसकी स्थायित्व की शक्ति बहुत है। वो किसी भी व्यक्ति को या समूह को परेशान करके हताश कर सकता है। तो इन्हीं बातों, मिली-जुली बातों पे बात करने के लिए थे हमारे पास साथ माननीय अशोक अत्रे साहब। तो हमें आशा है कि बातचीत आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें, लिंक अपने मित्रों, परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।